नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है और इसके तहत कॉमन सिविल कोड लागू करने को लेकर यूपी में तैयारी की जा रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा हमेशा से एक देश एक कानून के पक्ष में रही है। यह भाजपा के चुनावी एजेंडे में भी शामिल किया गया था और हम जल्द ही कॉमन सिविल कोड पर कैबिनेट में चर्चा करेंगे और यूपी में सबसे पहले इसे लागू करेंगे। इससे सभी को समान रूप से न्याय मिल सकेगा, खासकर मुस्लिमों की एक बड़ी आबादी यानी महिलाओं को न्याय मिल सकेगा। वहीं उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनने के बाद दोबारा सीएम बने पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक के दौरान कॉमन सिविल कोड पर एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया। कॉमन सिविल कोड के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बड़ा बयान सामने दिया गया। बोर्ड ने सरकार के फैसले को असंवैधानिक बताया और कहा कि कॉमन सिविल कोड अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। साथ ही कॉमन सिविल कोड पर नामंजूरी व्यक्त की गई। आइए आपको बताते हैं कि क्या है कॉमन सिविल कोड। समान नागरिक संहिता का मतलब है कि राज्य या देश में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय से ताल्लुक रखता हो। और ऐसे में सभी के लिए एक रूप में कानून बनाने को लेकर के अब प्रक्रियाएं तेज हो चुकी हैं। और इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है दारुल उलूम फिरंगी महली के प्रवक्ता मौलाना सूफियान निजामी का, जरा वो आपको सुनाते हैं। देखिए, इस मुल्क के अंदर बहुत से ऐसे मसाइल हैं कि जिनका ताल्लुक आम हिंदुस्तानियों से है, आम मुसलमानों से है, हिंदुओं से है। और अगर उन चीज़ों पर कानून बनता है तो कहीं न कहीं इस मुल्क को तामीर व तरक्की की राहों पर आगे ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से मुल्क के अंदर नफ़रत का बाज़ार गर्म किया जा रहा है, झुंड के झुंड आते हैं और मस्जिदों के सामने नारेबाजी करते हैं। मस्जिदों के अंदर भगवा लगाने की कोशिश की जाती है। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर सख्त कानून बनने की ज़रूरत है। और कॉमन सिविल कोड न तो इसका कोई ताल्लुक आम इंसानों से है, आम हिंदुस्तानियों से है, और ना तो इससे कोई आम सहूलतों और आम मसाइल का समाधान होने वाला है। इसलिए मेरी गुजारिश है सरकार से कि कोई भी काम इस तरीके का किया जाए कि जिससे आम हिंदुस्तानियों को सहूलत फराहम हो, आम हिंदुस्तानियों के मसाइल हल करने की कोशिश की जाए। और कोई भी कानून ऐसा ना बने कि जिससे कहीं न कहीं अपना पॉलिटिकल एजेंडा और अपना पॉलिटिकल बेनिफिट हासिल करने की कोशिश की जाए। और जाहिर तौर पर इसमें क्या असल मायने में राजनीति की जा रही है? क्या ये किसी एजेंडे को साधने की कोशिश की जा रही है या फिर सिर्फ देश के अंदर एक समान कानून होने के लिए ये लड़ाई है जिसकी शुरुआत की जा चुकी है? दरअसल उत्तराखंड के अंदर भी चुनाव से पहले इसको बड़ी गर्मजोशी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ के द्वारा इसको उठाया जाता है, इसको मुद्दा बनाया जाता है। और खास करके उत्तराखंड के अंदर जब इसकी शुरुआत होती है और जैसे ही चुनाव जीती है तो भारतीय जनता पार्टी की पहली जब सरकार नजर आती है एक बार फिर से, तो उसमें कैबिनेट के भीतर इसको लेकर के चर्चा होती है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर के बड़ी तस्वीर और बड़ी तैयारी देखने को मिल रही है। कॉमन सिविल कोड के पक्ष में बीजेपी नजर आ रही है। बीजेपी का यह कहना है कि सभी धर्म, जाति, वर्गों से ऊपर उठ करके एक कानून तय होना चाहिए जिसको सभी धर्मों के लोग मानेंगे। लेकिन क्या असल मायने में माना जाएगा? क्योंकि AIMPLB यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा इस पर आपत्ति जाहिर की गई है और यह बताते हुए कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के ये खिलाफ है क्योंकि उनकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं आप उनको किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करना चाहिए, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और आज के समय में जो माहौल बनाया जा रहा है यह सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत किया जा रहा है। लेकिन क्या असल मायने में यह राजनीति का एक बड़ा पहलू है या फिर इसमें देश के अंदर आप ये मान लीजिए कि सुधार की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम इसको मान लिया जाए? एक देश एक कानून पर आखिर सवाल अब क्यों उठ रहे हैं? क्या जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है, देश के बाकी लोग जो हैं, क्या वो भी इस एजेंडे को ठीक मान रहे हैं? कॉमन सिविल कोड के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी जब आकर के खड़ी हो चुकी है तो कुछ एक राजनीतिक दलों के नेता भी इस पर अपना समर्थन जता रहे हैं। लेकिन सबसे पहले कहा जा रहा है कि इसका ड्राफ्ट तो नजर आना चाहिए। अगर इसको लेकर के चर्चाएं इतनी तेजी के साथ बढ़ रही हैं और यह कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की तरफ से कि इस पर जल्द से जल्द इस पर निर्णायक भूमिका लेने जा रहे हैं और इस पर जल्द ही, और बाकी देश के अंदर अलग अलग जो राज्य हैं उनमें से सबसे पहले उत्तर प्रदेश इस पर अपना
कदम उठाएगा, यानी कि कॉमन सिविल कोड के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा मुखर रूप से कदम उठा रही है और इस पर तत्परता के साथ कदम उठाने की कोशिश जो कर रही है, क्या असल मायने में ये एक राजनीति का हिस्सा बन चुका है या फिर इसमें देश के अंदर कानूनी रूप से सभी धर्मों को एक दायरे में ला करके इस पर काम करने की कोशिश की जा रही है? क्या असल मायने में इसका विरोध होना इसका सही है या फिर आपको लगता है कि क्या इसमें चीजें बदलाव के तौर पर भी होनी चाहिए? लेकिन कॉमन सिविल कोड के पक्ष में जब बीजेपी आकर के खड़ी हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ एक तबका वो भी है जो कि इस नियम को लेकर के, इस कानून को लेकर के अभी से सवाल उठा रहा है। हालांकि अभी सिर्फ चर्चाएं चल रही हैं, अभी तक पुख्ता तौर पर कुछ सामने नहीं नजर आ रहा है, अभी तक इसका ड्राफ्ट भी तैयार नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही इसको लेकर के हंगामा बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। अब सवाल यहां पर यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के अंदर इसको इंप्लीमेंट करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो क्यों नहीं केंद्र सरकार इस पर कोई कोशिश कर रही है? क्यों नहीं केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश के अंदर इसको लागू कर दिया जाए? क्यों अलग अलग राज्यों के द्वारा राज्यों की सरकारों के ऊपर ये आप एक कह लीजिए कि कोशिश करने के लिए छोड़ दिया गया? क्यों इस पर केंद्र सरकार नहीं कदम उठा रही है? टेक्निकल पहलू इस पे क्या है, जरा वो भी समझ लेते हैं। लेकिन एक बड़ा और खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है, जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रियांक पांडे हमारे साथ कार्यक्रम में हैं, एडवोकेट पीयूष अग्रवाल कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर ताहिरा हसन हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं, मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद मतीन हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से नेता मनोज पुरवाल साहब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु चेतनानंद सरस्वती कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत प्रियांक पांडे जी आपसे ही, ये भारतीय जनता पार्टी जिस कानून को लेकर के अपनी तैयारी कर रही है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि बेशक उत्तराखंड के अंदर इसकी शुरुआत की गई हो, बेशक वहां पर पहले से इसको लेकर लागू करने के लिए तैयारियां और बयान दिए गए हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसको सबसे पहले इंप्लीमेंट किया जाएगा, यह कहकर के एक नई बहस छेड़ दी गई है। एक तबका वो भी है जो कि इस पर विरोध जाहिर कर रहा है। आप कह रहे हैं कि एक देश एक कानून, लेकिन इस पर सवाल तो कई उठ रहे हैं। देखिए शुभेंदु जी, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से मानना था एक देश एक निशान एक विधान एक कानून, और उसको हम लोग शुरू से कहते आए हैं और इसको समझने के लिए दूरदृष्टिता की जरूरत है। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब समान नागरिक संहिता से बहुत ढेर सारे लाभ है। इससे समाज को लाभ है, इससे देश को लाभ है, इससे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, इससे देश में एकता बढ़ेगी, देश की संप्रभुता में, मतलब हर दिशा में आप देखेंगे तो ये लाभकारी ही है। और सबसे ज्यादा ये महिला सशक्तिकरण का प्रतीक होगा। आप देखिए आज हिंदू और सिख और जहां तक मेरा मानना है हिंदू सिख और बौद्ध धर्म हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड से गवर्न हो रहे हैं और मुस्लिम ईसाई और पारसी अलग अलग लॉ बोर्ड से गवर्न हो रहे हैं। इससे हमारे न्यायपालिका पर कितना बोझ है, चीजों को कितनी दिक्कत हो रही सॉर्ट आउट करने में, चाहे वो शादीशुदा का मैटर हो, शादी विवाह का मैटर हो, चाहे वो गोद लेने का मैटर हो, चाहे वो संपत्ति विवाद का मैटर हो। प्लेंटी ऑफ केसेस न्यायालय में पेंडिंग पड़े हुए हैं, दशकों से पेंडिंग पड़े हुए हैं। लेकिन एक कानून से सब एक दायरे में आएंगे, सभी नागरिकों को एक समान अधिकार मिलेगा और सबको इस प्रक्रिया में आसानी होगी। और रही बात महिलाओं की, महिलाओं को जहां तक मेरी मुस्लिम बहनों की बात करता हूं मैं, उनको तो तरह तरह के परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है इनके लॉ बोर्ड में। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस समान नागरिक संहिता से बहुत सी सहूलियतें मिलने वाली है और इससे देश सुदृढ़ होगा और ये इस देश के लिए प्रियांक पांडे जी, ये बात तो आप कह रहे हैं ना प्रियांक पांडे जी, ये बात आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि इससे बहुत हद तक फायदा मिलेगा, समान कानून बनेगा। लेकिन एक तबका वो भी है जो कि इसका विरोध कर रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहते हैं कि इससे बहुत हद तक जो अल्पसंख्यक हैं उनकी जो धार्मिक भावनाएं वो आहत होंगी, वो परेशानी में आ जाएंगे, उनकी आजादी छिन जाएगी। कहीं से कोई आजादी नहीं छीनने जा रही है और इस प्रक्रिया से जटिलता आसान होगी शुभेंदु जी, जटिलता आसान होगी और चीजें जल्दी डिलीवर होगी लोगों को। कितने ऐसे प्लेंटी ऑफ केसेस हैं, आज आप उठाकर देख लीजिए, हमारी मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता नहीं मिलता है। पहले 3 तलाक जैसे कठिन कानून थे, आज उससे मुक्ति मिली है। आप बताइए कि अगर कोई पुरुष अपनी स्त्री को छोड़ देता है तो उसको हलाला जैसी प्रक्रिया से स्त्री को गुजरना पड़ता है। ये कहाँ का कानून है शुभेंदु जी? और पुरुष अपनी स्त्री को छोड़ दे तो वो तुरंत शादी करने का अधिकारी हो जाता है।
लेकिन स्त्री को एक टाइम पीरियड के लिए इंतजार करना पड़ता है, उसे गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। ये कौन सा कानून है बताइए आप मुझे। नहीं तो इसमें महिलाएं समर्थन थोड़ी कर रही हैं। सब समाज में इसमें ऐसा भी नहीं है ना प्रियंक पांडे जी कि इसमें जो मुस्लिम महिलाएं, अगर आप ये बता भी रहे हैं, ये कह रहे हैं, तो इसमें ये तो नहीं है कि समर्थन में आकर के बीजेपी के साथ खड़ी हो, वो कह रही हो कि बड़ा अच्छा कदम है। शुभेंदु जी, पिछले 2 लोकसभा चुनाव में और इस विधानसभा चुनाव में मुस्लिम महिलाओं ने जमकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को सराहा है, और जिसका नतीजा है कि आज हमें सर्व समाज का वोट मिल रहा है। और आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी देश की एकता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए कार्यरत है, और वो यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कानून को लाकर देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखेगी। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, न केवल हिंदुस्तान में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट, सीरिया, और आप आइए मलेशिया, इन जैसे देशों में भी समान नागरिक संहिता कानून लागू हुआ है। तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं होगा? सबके लिए एक कानून, कोई अलग अलग विधान से नहीं रूल आउट होगी चीजें। एक देश है और देश की अखंडता एक है और देश का कानून भी एक होगा। शुभेंदु जी, नहीं तो देश का एक कानून होगा तो क्या इसमें केंद्र सरकार पहल क्यों नहीं कर रही है? मैं इस पर वापस लौटूंगा, मैं प्रियंक पांडे जी इस पर आपसे जवाब लूंगा, लेकिन जरा मुस्लिम स्कॉलर ताहिरा हसन जी हमारे साथ कार्यक्रम में बनी हुई हैं। ताहिरा हसन जी, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रियंक पांडे जी ये कह रहे हैं कि इसमें तो मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत कुछ है, जो परेशानियां होती हैं इसमें अगर एक कानून बनेगा, देश एक है तो एक कानून होना चाहिए। इसमें आपको लगता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो आपत्ति जाहिर की गई है, क्या आपको लगता है कि वाकई में सही है? इसमें कहीं से कहीं तक कोई परेशानी या शंका आपको नजर आती है क्या? देखिए, कॉमन सिविल कोड का मसौदा सामने आ जाए, उसको देखा जाए। कॉमन सिविल कोड कोई भाजपा का सपना नहीं है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना है। आपको पता होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब हिंदू कोड बिल भी उस समय जब लागू किया जा रहा था तो कितना शोर शराबा मचा था, और भीमराव अंबेडकर ने पहले लॉ मिनिस्टर आजाद हिंदुस्तान के रिजाइन किया था। तो जाहिर है जब भी कोई नई चीज होती है तो थोड़ा शोर शराबा होता है, क्योंकि वो भी महिलाओं के हित में ही करना चाह रहे थे। और इसमें ऐसा नहीं है कि निकाह नहीं होगा, मुसलमानों का कुछ और होने लगेगा। निकाह की तरह होगा, सिर्फ ये है कि उनका अधिकार सेम हो जाएगा। एडॉप्शन पे वो अडॉप्ट कर सकती है, शादी, तलाक, प्रॉपर्टी राइट, ये उनका सेम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये तो ठीक है, लेकिन मसौदा आना चाहिए। मैं कहती हूँ कॉमन सिविल कोड ठीक है, और जगहों पे कैसे कैसे करेंगे ये इतना आसान नहीं है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आखिर विरोध क्यों कर रहा है इस पर? गोवा में देखिए अलग लॉ है। ताहिरा हसन जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आखिर इस पर आपत्ति क्यों जाहिर कर रहा है? फिर समझने की बात है। हाँ। लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में आपने पूछा, पर्सनल लॉ बोर्ड तो ट्रिपल तलाक पे भी महिलाओं के साथ खिलाफ था। तो ट्रिपल तलाक इन वन को कुरान में कहीं नहीं दिया है, यह अन इस्लामिक है। मुस्लिम महिलाएं इस्लाम के साथ खड़ी थी। हाँ। वो उनकी अपनी लड़ाई थी। सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड हमारे साथ खड़ा था, उसने वर्डिक्ट दिया। तो मुझे लगता है उसके बाद पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो घुटनों पे आ गया, तो उसकी बात ना लीजिए भाई। नहीं, लेकिन ये पर्सनल लॉ बोर्ड ही तो है ना, जो मुस्लिम महिलाओं के लिए या मुस्लिम पुरुषों के लिए किसी भी तरीके से विधान तैयार कर देते हैं। वो ये कह देते हैं कि आपको यही करना होगा और उसको मानना पड़ेगा। विधान उनका कोई मानता नहीं है। देखिए, कोई वो उनके कोई संवैधानिक उनका बोर्ड नहीं है। उनके विधान को लेकिन मानना तो पड़ता है ना, दबाव में तो रहते हैं ना लोग। नहीं मानते हैं, मुस्लिम भी उसको नहीं मानते हैं। समझे, सारे मुस्लिम उनके साथ नहीं खड़े हैं। वो मुसलमानों का बोर्ड नहीं है, ऐसा नहीं है, समझे आप? तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। लोग उसके खिलाफ भी बोलेंगे, खिलाफ भी जाएंगे। मुस्लिम्स अपने मतलब ये एजुकेशन पे बात क्यों नहीं करते, मेरा कहना है। इतनी एजुकेशन की हालत इतनी खराब है हमारे यहाँ कम्युनिटी में, उस एजुकेशन के लिए बात क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं उसके लिए कोई अपने यहाँ तैयार करते हैं कि उसमें। अच्छा ताहिरा हसन जी, अगर मुस्लिम लॉ बोर्ड से अगर इतनी आपत्ति है, आप कह रहे हैं कि इसको मानते भी नहीं है बहुत सारे मुस्लिम, तो क्यों ना इसका विरोध किया जाता है? ये एनजीओ है, 1976 में या 73 में शुरू हुआ। तो एनजीओ को क्या इतनी मान्यता हो जाएगी, आप बताइए? कि वो सारे भारत के मुसलमानों को गवर्न कर देगा?
ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि बीजेपी भी इतनी तवज्जो क्यों दे रही है उनको। हाँ। वो मुसलमानों की पढ़ाई पे तवज्जो दे, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे इतनी तवज्जो दे रहे हैं, इसीलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। ये तो कॉमन सिविल कोड सही है, गरीब, आपके नजरिए में कॉमन सिविल कोड ठीक है? हाँ, ये सभी धर्मों के लिए बेहतर होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना था, लेकिन मसौदा सामने आना चाहिए। हाँ। एक ब्लूप्रिंट हमारे सामने आना हाँ। चाहिए। देखिए ब्लूप्रिंट तो देखेगी ना जनता, उसी के लिए बन रहा है, महिलाओं के लिए बन रहा है, तो हमें ब्लूप्रिंट तो दिखाया जाना चाहिए। नेट पे डालें, कहीं डालें, हम उसको देखें। अगर हमारी कोई उसमें इशू हमको लगता है तो हम कम से कम लिख सके। हाँ। सबसे बड़ा लोकतंत्र है ये, जो संविधान से चलता है, तो जाहिर है इतना अधिकार तो हम भारतवासियों को होना चाहिए। हाँ। चेतनानंद सरस्वती जी, अब ये एक देश एक कानून को लेकर के अब नई बहस छिड़ चुकी है। उत्तराखंड से शुरू हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लागू करने की रेस और होड़ भी शुरू हो चुकी है। अब इसमें सियासत इसको माने ज्यादा, या इसमें कह लीजिए कि ध्रुवीकरण की राजनीति इसमें ज्यादा हो रही है, या फिर एक कानून को मानने के लिए जो एक धड़ा अभी भी इनकार कर रहा है, पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो आपत्ति जाहिर की गई है? देखिए शुभेंदु जी, मेरा मानना है कि ये एक बहुत अच्छा कदम है। बहुत दिनों से, एक लंबे समय से हम लोग इसकी मांग कर रहे थे, और इसकी मांग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कोई वैमनस्य की भावना उत्पन्न करने, इसकी मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ कम्युनिटीज में मुस्लिम दोयम दर्जे की नागरिक बनकर इस देश में जी रही हैं, जो नहीं होना चाहिए। और किसी भी शासनिक व्यवस्था को, कोई भी सरकार हो, उसको सिर्फ वोट की राजनीति नहीं देखनी चाहिए। वोट की राजनीति से ऊपर उठकर भी कुछ फैसले लेने पड़ते हैं, लिए जाने चाहिए। जहाँ एडॉप्शन का अधिकार नहीं है, जहाँ 4-4 विवाह हो जाते हैं, जहाँ तलाक सिर्फ तलाक कह दिया और हो जाया करता था, तो मुझे लगता है कि उनको हमारी तरह जिस तरीके से हम लोग जीते हैं, उसी तरीके से उन महिलाओं को भी जीने का अधिकार है। संपत्ति में बराबर का अधिकार होना चाहिए। और ये एक देश, एक संविधान, एक कानून, इसमें कोई किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। हम जिस देश में रहते हैं, इस पर कम से कम आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जो मौलानाओं का इस्लाम है, उससे अब बचने का समय आ गया। हमें कुछ आगे बढ़कर सोचना होगा। हमें अपने बराबर उन महिलाओं को, जिनको आज तक दोयम दर्जे की नागरिक का हैसियत भारतवर्ष में मिलती रही, उनको बराबर लाकर खड़ा करना चाहिए। वो भी उसी अधिकार के साथ इस देश में सरवाइव करनी चाहिए जिस तरीके से अन्य कम्युनिटी की महिला कर रही हैं। ताहिरा जी कुछ कहना चाह रही थी? जी, मैंने कहा कि बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि कॉमन सिविल कोड ये खासकर मुस्लिम महिलाओं को ये फायदा देगा कि एडॉप्शन के लिए, और जिस तरह से उनको मैरिज, तलाक, सब चीजों पे, तलाक का, ट्रिपल तलाक का खत्म हो गया है, लेकिन उसके अलावा प्रॉपर्टी राइट वगैरह पे हाफ उनको भी राइट मिलेगा, बेटे के बराबर मिलेगा मतलब। तो ये चीजें अच्छी हैं। लेकिन अभी जो कह रही थी हमारी बहन कि मुस्लिम वीमेन, ऐसा नहीं है बहन। जो हिंदू वीमेन है वो भी कर रही है, प्रॉब्लम फेस कर रही है। कानून बनने के बावजूद, कानून बन जाने से कोई चीज खत्म नहीं होती है। नहीं, जब कोई खड़ा होकर किसी मुस्लिम महिला के लिए कहता है कि हम उसको निकाल के बलात्कार करेंगे, तब भी हमें खांचों में नहीं बंटना चाहिए। हमें एक प्लेटफॉर्म पे आके, जिस तरह से मुसलमानों, मौलानाओं को हम हेड ऑन लेते हैं, हमने ट्रिपल तलाक में लिया, हमने पर्सनल लॉ बोर्ड को हेड ऑन लिया, सबसे ज्यादा हम बोले, उसी तरह से हमें उनके खिलाफ बोलना चाहिए, क्योंकि तभी देश बेहतर बनेगा। महिला है। तायरा जी, जिन लोगों ने बलात्कार की बात की वो जेल गए, उनपे FIR दर्ज हुई, और इसी शासन व्यवस्था में उन लोगों को जेल भेजा गया। तो कोई भी इस बात मैंने तारीफ भी किया, लेकिन आवाज सोसाइटी से भी आना चाहिए। कोई भी, मैं बात की, सब कुछ शासन पे नहीं डिपेंड करेगा, सोसाइटी को भी अपना रोल अदा करना। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन जहां तक बात आप सिर्फ रेप की कर रहे हैं, तो कश्मीर में जो कुछ हुआ उस पर कितने लोग निकल कर बोले? कितने लोग निकल कर बोले? अगर इस डिबेट को, मुझे लगता है कि आज कॉमन सिविल कोड पर बात हम लोग कर रहे हैं, हमें नहीं इस विषय पर जाना चाहिए। लेकिन 32 साल बाद पटल पर, उस विश्व के पटल पर उस सच्चाई को रखा गया, और उस पर भी बहुत विरोध, बहुत धमकियां मिली। तो महिलाएं तो किसी भी कम्युनिटी की हो, मुझे लगता है सम्मान्य है।
आपके यहाँ हो, हमारे यहाँ हो, बिल्कुल, महिलाओं का बिल्कुल। सम्मान बराबर होना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। आई एग्री, 100% आई एग्री। ठीक है, मैं मनोज जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा पीयूष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पीयूष जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं और कानूनी पहलू इसमें क्या है जरा वो भी समझते हैं। पीयूष जरा इसमें जरा जल्दी से रिएक्शन लेता हूं, पीयूष अग्रवाल जी। कि अभी तक जो टिप्पणियां यहाँ पे की गई हैं उसमें कानून क्या कहता है ये मैं आपके दर्शकों के लिए सामने रख देता हूँ। हाँ, देखिए आर्टिकल 44 है जो ये कहता है कि स्टेट शैल एंडेवर फॉर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर इट्स सिटीजन्स। तो ये राज्य का ये दायित्व है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने सिटीजन्स के लिए लेके आए, आर्टिकल 44 कहता है। इसमें आर्टिकल 31B है, 31C, जिसमें ये कहा गया है कि इस दायित्व को निभाने के लिए अगर राज्य कोई कानून बनाता है और उन कानूनों की वजह से अगर किसी फंडामेंटल राइट का अगर कोई हनन हो रहा हो तो इस तरह की कोई भी प्ली किसी भी कोर्ट में आप नहीं उठा पाएंगे। यानी कि बराबरी लाने के लिए समाज में सामाजिक समरसता लाने के लिए अगर कोई कानून आता है तो अगर उसका क्लैश किसी फंडामेंटल राइट से होता है तो वो किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। हाँ। और साथ में पार्ट 4 में आर्टिकल 37 है जिसमें राज्य की ये ड्यूटी बना दी गई है कि वो अपना एफर्ट लगाएगा कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिव ड्यूटीज हैं वो लागू कराना उसका दायित्व रहेगा। ठीक है। अब इसके फर्दरेंस में है क्या, देखिए यहाँ पे जितनी भी बहस हो रही है कि साहब ये होना चाहिए तो वो मुसलमानों की महिलाओं के लिए बराबरी लाएगा, उनको अडॉप्शन का एक ऑप्शन देगा। मेरा मानना थोड़ा सा दूसरे उस पे है। हिंदू कोड बिल आया था 1955-56 में। आप मुझको कोई डिस्कशन दिखा दीजिए कि कौन सी कमेटी बनी थी और कौन से एनजीओ थे या कौन से हिंदुओं के रिप्रेजेंटेटिव थे जिनके साथ कोई डिस्कशन हुआ था। आज की डेट में यहाँ यूपी के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने बयान दिया है। आप मुझको बताइए कौन से कम्युनिटीज से, कौन से एनजीओ हिंदूज के हैं जिनसे कि कोई भी इनका डायलॉग हुआ हो। ड्राफ्ट की तो बात छोड़ दीजिए, ड्राफ्ट तो बाद में आएगा, पहले डायलॉग आएगा ना। हाँ। क्या विश्व हिंदू परिषद से इन्होंने बात की है? क्या हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड से इन्होंने बात की है? क्या इन्होंने कोई एडवर्टीजमेंट दिया है कि साहब हम ये लाना चाह रहे हैं, कृपया अपने व्यूज दें? पब्लिक से कोई मंगवाया है? कौन सी वेबसाइट पे मंगवाया है? मुझे कुछ नहीं मालूम। अभी ये पॉलिटिकल बयानबाजी मेरे व्यू से है। हाँ। क्योंकि चीज ये है, देखिए जो मैं ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा हूँ, मोदी जी बहुत मजबूत है, ठीक है, लेकिन फार्म लॉज उन्होंने वापस लिए जब दबाव बनाया गया। मोदी जी बहुत मजबूत है, ठीक है, लेकिन सीएए के रूल्स आज तक नहीं आए हैं क्योंकि दबाव बनाया गया है। मोदी जी बहुत मजबूत है, ठीक है, लेकिन आप देखिए एनआरसी आज तक लागू नहीं हो पा रहा है। मोदी जी बहुत मजबूत है, ठीक है, लेकिन नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को देखिए आप, जो 2020 में हो जाना चाहिए था, हम 22 में खड़े। ठीक है, कोरोना था, लेकिन उसकी कोई एक्सरसाइज भी इनिशिएट नहीं हुई। मुझे तो खतरा इस चीज का लग रहा है कि अगर हिंदू इसी तरह से सोते रहे, आप देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अभी से दबाव बना रहा है कि साहब हमको नहीं चाहिए यूसीसी, लेकिन हिंदुओं को कुछ पता ही नहीं है और फिर भी मुसलमानों के भले के लिए आवाजें उठ रही हैं। अरे भाई पहले आप अपना भला देखिए कि होने क्या जा रहा है। अभी तो हमें यही नहीं मालूम कि क्या होने जा रहा है। ठीक है, मैं इसमें मैं पीयूष अग्रवाल जी में वापस लौटता हूं और यही मैं आपसे जानूंगा कि इसमें होने क्या जा रहा है। चलिए, आपने कहा कि इसमें डायलॉग होना चाहिए। सवाल ही नहीं है, अरे समझ में नहीं आ रहा है ही नहीं है और कुछ है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप सबसे बड़े लोकतंत्र में आप कैसी बात कर रहे हैं? आप जो ये कह रही हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कैसी बात कर रहे हैं? आप भी इसी देश के नागरिक, इस देश की नागरिक है। पर्सनल लॉ बोर्ड को हम बुरा कह रहे हैं, आप भी कहिए, इस तरह के और भी जो लोग हैं उनको भी कहिए। साहिरा जी आप मेरी बात सुन लीजिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो भूमिका थी शाहबानो के जजमेंट को पलटवाने में, उसके बाद से उसको इंपॉर्टेंस मिली है और 404 की संख्या थी राजीव गांधी जी के पास, फिर भी उन्होंने दबाव बनाया और 404 की संख्या वाली सरकार दब गई थी। मुझको खतरा इसलिए ज्यादा लग रहा है कि ये हिंदू बहुत ज्यादा खुश ना हो। अरे हमको क्या मिल रहा है भाई? नहीं, कोई दबेगा नहीं। मैंने पहले ही कह दिया अपने स्टेटमेंट में कि बीजेपी भी पर्सनल लॉ बोर्ड को तवज्जो क्यों दे रही है? क्योंकि यहाँ कोई तवज्जो नहीं देगा। वो ट्रिपल तलाक के बाद अब वो घुटनों पे आ गए। नहीं पीयूष जी, पॉलिटिकल टिप्पणी हम में से कोई भी नहीं कर रहा है। हम लोग सब लोग सुनिए पीयूष जी, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आने में मुझे नहीं लगता कि कोई भी पॉलिटिकल इशू होना चाहिए। भैया मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए हमारे यहाँ जब कुंभ होता है तो 13 अखाड़े होते हैं। 13 अखाड़ों में कौन पहले स्नान करेगा, कौन बाद में करेगा, इस पे मतभेद होते हैं। यूनिफॉर्म अगर कोड आया, देखिए आध्यात्मिक, एक सेकंड पीयूष जी सुनिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। क्या उन 13 अखाड़ों में से किसी से भी कंसल्टेशन किया गया?
भाई हमारे यहाँ समाज, हिंदू चलिए, समाज कहने का को मतलब ये है करेंगे। कि इसकी शुरुआत कर दी क्योंकि गई है, अभी तो- चर्चा अभी शुरू हो तो चुकी है, कोई लेकिन अभी तो तक कोई मसौदा भी सामने नहीं है। तो मैं हाँ। वही अभी तो कह रहा तो हूँ। देखिए पीयूष जी किसी भी चीज को नकारात्मक दृष्टिकोण से लेना नकारात्मक मुझे नहीं दृष्टिकोण से लगता नहीं कि देख उचित रहा है। हूँ। नहीं, और नहीं, हम लोग देखिए, लगातार खुद ही इसकी मांग करते रहे। अरे भाई, हिंदुओं मैं- को सचेत हो जाना चाहिए, हिंदुओं को जागरूक रहना चाहिए, सनातनियों को अपने हित के लिए लड़ना चाहिए। सब मैं कुछ बहुत सरकारें सरप्राइज नहीं हूँ। करेंगी। मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि आप इसको नेगेटिव कनोटेशन में देख रही हैं। नहीं, अगर हिंदू सरप्राइज की बात करना नहीं है। आप ये कहें कि नेगेटिव कनोटेशन में है तो मुझे बहुत सरप्राइज होगा। अच्छा नहीं, ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ? पीयूष जी मैं मैं- वापस लौटूंगा और आपसे यही समझूंगा। आप जो कह रहे हैं ना कि इसके पीछे क्या अभी तक कोई स्टेटमेंट या किसी से कोई डायलॉग हुआ है, क्योंकि बाद में ड्राफ्ट होगा और ड्राफ्ट को लेकर के इंतजार है। ताहिर हसन जी यही तो कह रही हैं कि ड्राफ्ट तो कम से कम सामने आ सके, कम से कम ये तो पता चल सके कि उसमें क्या क्या चीजें आप शामिल करने जा रहे हैं। मैं उसमें, लेकिन जो कह रही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ठीक है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पूरी इंपॉर्टेंस है। ठीक है। मैं जरा मनोज जी को जोड़ लेता हूं। मनोज जी को जोड़ रहा हूं, उसके बाद प्रियांक पांडे आपके पास आऊंगा। लेकिन मनोज पुरोहित साहब, अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ एक शिगुफा पर छोड़ दिया गया है, जिसके बाद अब ये चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, असल मायने में कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक शिगुफा छोड़ दिया गया? देखिए, आप बता दें हम कि अपना भारत देश हमेशा सामान्य नागरिकता तो आ जा रही है, लेकिन पहले भी हम लोगों के बीच में महात्मा गांधी जी का जब पूरा संघर्ष हुआ था, देश की एकता, अखंडता, प्रभुता बनाए रखने के लिए हम सब नेता या राजकारी कसम खाते हैं, शपथ लेती हैं। और महात्मा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जब संविधान लिखा था, अगर उसमें सब कुछ है तो कानून लागू होना चाहिए, लेकिन कानून को राजनीतिक लाभ लेने के लिए लागू कर रहे हैं, इसमें थोड़ी तकलीफ है। आप ये बताइए, जब केंद्र में सरकार है तो सब जगह लागू कर दें। अब उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश से क्यों शुरू हो रहा? क्योंकि यहाँ पे हिंदू माहौल है, हमको यहाँ पे हिंदू वोट इकट्ठा करना है, मुसलमान में डिवाइड करना है, इसलिए यहाँ पे प्राथमिकता से लिया जा रहा है। मैं आपसे फिर बता रहा हूँ कि अब जो है इसको हिंदू मुस्लिम ना करके अपने देश की अखंडता, एकता के लिए काम करना चाहिए। और ये सब कानून लागू होना चाहिए। अगर अच्छा है तो करें, लेकिन इसको इतना जो राइट जो बढ़ा के किया जा रहा है, नहीं, आप इसका समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं, देखिए, बाबा आपने अभी एक मैडम ने कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर साहब भी चाहते थे, तो ये सही है कि जैसे 3 तलाक मुसलमानों की जो महिलाओं के साथ, मेरी बहन है वो भी हैं, उनके साथ खत्म हुआ, अच्छी बात है। 3 तलाक वाला भी मुद्दा ठीक था। अगर इसमें कॉपीराइट में हम लोगों को, जैसे हम लोग हिंदू में महिलाओं को अधिकार मिलता है प्रॉपर्टी में, उसमें बच्चों लड़कों बराबर, बच्चों बराबर, तो भी अच्छी बात है। लेकिन उसको राजनीतिक मुद्दा बना के बनाने के लिए नहीं करना चाहिए। अगर आपको न्याय देना है तो उसको इतना राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाया जाता है कि जो है कि हिंदू अकल उत्तर प्रदेश से चालू होगा या उत्तराखंड चालू होगा? सब में करिए ना, पूरे इंडिया में चालू करिए, पूरे भारत में चालू करिए ना। ठीक है, प्रियांक पांडे जी जवाब दीजिए जरा। अब ये कहा जा रहा है कि सिर्फ सियासी लाभ लेने के लिए ही ये आपने शुरुआत कर दी है, इसको लेकर के चर्चा और बहस शुरू कर दी है। ये सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए। प्रियांक पांडे। शुभेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी सदैव से देश की एकता और अखंडता के लिए काम करती आई है। वो कभी राजनीतिक लाभ के लिए काम उस पार्टी ने कभी नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी सदैव एक ऐसी पार्टी है जो पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचती है और सर्व समाज के बारे में बात करती है। भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जिसने ट्रिपल तलाक जैसे काले कानून को इस देश से हटाया। आप देखिए, ट्रिपल तलाक के मामले में कांग्रेस ने शाहबानो प्रकरण में क्या किया था, पूरे देश ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ देश की एकता और अखंडता के लिए कार्य करने के लिए तत्पर है और संकल्पित है। दूसरी बात, जैसा कि पीयूष जी ने कहा कि अनुच्छेद 44 में ये स्टेट को अधिकार दिए गए हैं कि वो कॉमन सिविल कोड अपने स्टेट में लागू करे, तो प्रदेश इसकी पहल कर रहे हैं। उत्तराखंड में ड्राफ्ट कमेटी बना दी गई है। नहीं प्रियांक पांडे जी, लेकिन मनोज पुरोहित साहब ने सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप एक देश के अंदर एक कानून लाना चाहते हैं तो प्रदेश से क्यों शुरुआत हो रही है? क्यों ना आप केंद्र सरकार के जरिए कर दें, तभी तो होगा। एक देश है तभी तो एक कानून बन पाएगा। अगर आपने 2 स्टेट के अंदर कर दिया, बाकी देश के बाकी राज्यों का क्या होगा फिर? देखिए, जो संविधान में लिखा है, जितना मुझे ज्ञान है, और इसके बारे में बेहतर आपको पीयूष कुमार जी बता सकते हैं, लेकिन मुझे जो जानकारी है कि ये अनुच्छेद 44 में ये सीधे लिखा है कि ये राज्य सरकार का दायित्व है कि वो कॉमन सिविल कोड लागू करे, और हम लगातार उसके लिए प्रयासरत हैं और लगातार उस पर काम हो रहा है, और जल्दी ही आपको एक मजबूत कॉमन सिविल कोड इस देश में
पूरे संपूर्ण देश में लागू होता हुआ ठीक दिखेगा, है। जिससे हमारी जो इस देश की नारी शक्ति है, हाँ। जो मातृ शक्ति है, हाँ। जो इस देश की देवी दुर्गा है, उनको शक्ति मिलेगी। नहीं, लेकिन और वो अभी तक चाहे आप जो कह रहे हैं कि मुस्लिम जल्द से महिलाएं जल्द हो, सबसे पहले चाहे उत्तर प्रदेश हिंदू के अंदर इस महिलाएं कानून हो, को लागू सबको किया जाएगा, तो बराबर कैसे अधिकार किया होना जाएगा? चाहिए। कैसे किया नहीं। जाएगा? डायलॉग हो रहे हैं क्या? किसी से बातचीत हुई है? मुस्लिम धर्म गुरु से बातचीत हो रही है? हिंदू धर्म गुरु से बातचीत हो रही है? अलग दूसरे धर्मों के गुरुओं से बात हो रही है क्या? अभी तक कितना डायलॉग हो पाया है? हम लोग एक स्टेप आगे बढ़े हैं शुभेंद्र जी। हाँ। लगातार इस पर बातचीत चल रही है। पहले हम लोग आपस में डिस्कस करके फिर एक बेहतर मसौदा लेकर सामने आएंगे और इस पर अपनी महिलाओं बहनों से राय लेंगे, मशवरा लेंगे और फिर उसको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर होगा। पीयूष अग्रवाल जी, अब ये सवाल उठ रहा है, मनोज पुरवाल जी ने बड़ा वाजिब सा सवाल उठाया कि एक देश के अंदर एक कानून की जब मांग उठ रही है तो दो प्रदेश के अंदर या एक प्रदेश के अंदर आप कानून लेकर के आएंगे तो पूरे देश को एक साथ एक कानून के साथ कैसे जोड़ पाएंगे? इसमें चीज ये है कि संविधान में ही इस चीज का प्रावधान है। संविधान में शेड्यूल 7 है, उसमें लिस्ट 3 है। वो कॉन्करेंट लिस्ट है कि उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लोग उसमें जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उस पे वो उन आइटम्स पे दोनों राज्य सरकार भी केंद्र सरकार भी दोनों लोग कानून बना सकते हैं। उसमें सेविंग सिर्फ इतनी है कि अगर एक ही क्षेत्र में केंद्र और राज्य अगर दोनों के कानून हैं जो कि विपरीत दिशा में काम करेंगे तो केंद्र का कानून जो होगा वो प्रिवेल करेगा, राज्य का कानून प्रिवेल नहीं करेगा। उसमें लिस्ट 3 में एंट्री 5 है, मैरिज एंड डाइवोर्स, इन्फेंट्स एंड माइनर्स, एडॉप्शन, विल्स, इंटेस्टेसी एंड सक्सेशन, ज्वाइंट फैमिली एंड पार्टीशन एंड ऑल पर्सनल लॉज। ये सब कॉन्करेंट लिस्ट के हैं, यानी केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं कानून इस पे। और जो मनोज जी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं भाई कहीं से शुरुआत हो रही है तो इस पे मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो चाहे केंद्र सरकार करे वो भी कर सकती है, अगर राज्य से भी शुरुआत हो रही है, अगर छोटे छोटे पोर्शंस में ही चलिए किसी एक कोने में देश में एक समरसता आती है सामाजिक, मुझे उसमें दिक्कत नहीं दिखती। हाँ। लेकिन अच्छा, एक सवाल मैं और जोड़ देता हूं इसमें पीयूष जी, एक सवाल और जोड़ देता हूं। ये जो टेक्निकल पहलू है ना जिसको हम बार बार समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें एक तबका है जो सिर्फ इसका विरोध कर रहा है। ऐसा क्यों है कि एक तबके के मन में डर बना हुआ है कि साहब ये कॉमन सिविल कोड आएगा तो इससे हमारे जो धार्मिक जो आजादी है वो छिन जाएगी या इस पर हमारा असर हो जाएगा? ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें मुझे 2 मिनट दीजिएगा प्लीज। हाँ। देखिए, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग जनरली होता क्या है, हम लोग दूसरे का अगर कोई पक्ष वो ले रहे हैं तो वो क्यों ले रहे हैं ये समझने को तैयार नहीं। हाँ। मुस्लिम पक्ष अगर इस चीज का विरोध कर रहा है तो वो विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि वहां पे अगर एक लेडी बिना बुर्के या हिजाब के जा रही है तो जो लोग उस शरिया को और उस कुरान को इंटरप्रेट कर रहे हैं उनका मानना है कि वो मुस्लिम महिला या कोई भी महिला अगर बिना बुर्के या बिना पर्दे के जा रही है तो मेन डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए इलाज किसका करना है? महिलाओं का, मर्दों का इलाज नहीं करना। तो अब वहां पे डिस्टर्बेंस क्या है? मर्द जो है वो 4 शादी कर सकते हैं तो अगर आपने अडॉप्शन का राइट दे दिया उनको तो वो 4 शादियों वाला जो हिसाब किताब है बंद हो जाएगा। एक चीज, इस चीज को समझना पड़ेगा। और इसका पूरा एक ऊपर से लेके नीचे तक हायरार्की पिरामिडिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें नीचे से रेजोनेंस चालू होती है, ऊपर तक जाती है कि साहब देखिए ये तो हमारे धर्म पे हमला हो जा रहा है, हमारे पंथ पे हमला हो जा रहा है, कुरान पे हमला हो जा रहा है। इस चीज को समझना पड़ेगा कि कोर्ट्स जब इस चीज को अगर रिकॉग्नाइज कर रही है कि साहब इसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ अ रिलीजन, वो हिजाब को कहती है कि नहीं है, मस्जिद को कहती है कि शिफ्ट किया जा सकता है, तो मेरा ये कहना है कि साहब इसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन अगर है भी तब भी सेक्युलर स्टेट में उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलना चाहिए। उसी तर्ज पे तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे। लेकिन कोर्ट्स उसको रिकॉग्नाइज करती है जहां मुस्लिम्स की बात आती है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि दबाव क्या होता है। देखिए आप, कोर्ट ने क्या किया है, लिव इन रिलेशनशिप में अगर लेडी और उसके बच्चे हो जाते हैं उसको मेंटेनेंस का राइट दे दिया है। तो जो महिला अपनी आंखें खोल के, जो पुरुष अपनी आंखें खोल के अगर सामाजिक हिसाब किताब से नहीं चल रहा है, उसने शादी के बंधन में बंधना स्वीकार नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट तब भी कह रही है कि नहीं साहब आप गुजारा भत्ता दीजिए जैसे एक शादीशुदा पत्नी को दिया जाता है। और हिंदू इस पे सो रहे हैं, परिवार हिंदुओं का टूट रहा है ना इस जजमेंट की वजह से, लेकिन हिंदू इस पे आंख बंद करके सो रहे हैं। उसी तरह से लिव इन में अगर किसी पुरुष की डेथ हो गई है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि सक्सेशन का राइट रहेगा उस महिला को, तो आप उसको पत्नी के बराबर बैठा दे रहे हैं। ठीक है, 7 फेरे लेती है जो। ठीक है ताहिरा हसन जी, उसके बाद में चित्रानंद जी आपके पास आता हूं। ताहिरा हसन जी, हिंदुओं को जागना होगा, हम सोते रहते हैं। ठीक है ताहिरा हसन जी, अब सवाल तो ये है कि अगर बुर्का और हिजाब को लेकर के भी अगर इस कानून के अंदर या इस नियम के तहत अगर कुछ कह दिया जाता है, क्योंकि इसको बड़ा देखा गया कि बड़ा बवाल हुआ, इसको लेकर के बड़ा हंगामा हुआ देश के अलग अलग राज्यों के अंदर,
तो क्या ऐसे में हमें समझना होगा कि हिजाब, बुर्का और तमाम जो दूसरी चीजें हैं उनको अगर इस नियम के तहत, इस कानून के तहत अगर लेकर के आया जाता है तो क्या वाकई में इसका विरोध नहीं होगा क्या, जिसका पीयूष जी ने जिक्र भी किया? देखिए, इसमें कॉमन सिविल कोड में मुझे नहीं लग रहा है कि बुर्का भी आएगा इसमें। अब वो मसौदा सामने आ जाए, लेकिन देखिए दे रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूँ बुर्का है, इनके जाने में टाइम लगता है। जैसे मैंने कहा ना, पहले हिंदू कोड बिल आया तो इतना हंगामा हुआ। कम्युनिटी में एजुकेशन नहीं है, मौलानाओं ने कभी बात नहीं की अपनी कम्युनिटी की एजुकेशन की। ये मुझे उनसे शिकायत है तमाम इंस्टीट्यूशन से जो मुस्लिम के हैं, क्योंकि वो बेचारे जाहिल रहे और जहां उंगली उठाए इनके पीछे चल दे। तो मुझे लगता है कि ये तो स्टेट की जिम्मेदारी है भाई। ये आजाद भारत है, हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये कोई हिंदुत्व या इस्लामित्व से थोड़ी चलेगा। ये चलेगा तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन को कहता है बराबरी की बात, तो वो बराबरी लानी चाहिए। एजुकेशन मौलाना क्या कह रहा है, फलाना क्या कह रहा है, इसकी बात नहीं है। कम्युनिटी बहुत पीछे है, उसको एजुकेशन देना चाहिए। अगर जिस्म का एक भी हिस्सा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं माना जा सकता। तो देश में अगर एक भी कम्युनिटी जो है वो एजुकेशन से इतनी दूर है तो उसको एजुकेशन दीजिए, फिर वो डिसाइड करेगी ना महिला कि क्या रिग्रेसिव प्रैक्टिस है और क्या प्रोग्रेसिव प्रैक्टिस है। अच्छा, उसको एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। हाँ, चेतनानंद जी को जोड़ रहा हूं। एजुकेशन होना चाहिए। जो जितने भी हिंदू हैं वो आखिर इसको लेकर के इतना डिफेंसिव, या कह लीजिए कि कुछ भी इसमें अभी साइलेंट मोड में है। वो कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा है, बड़ा स्वागत योग्य है, लेकिन अभी तक कोई ड्राफ्ट नहीं आया, क्योंकि सभी इस बात को लेकर के इंतजार कर रहे हैं कि सबसे पहले एक बारी मसौदा देख लें उसमें क्या क्या चीजें हैं। लेकिन हम पहले से पहले ही कह रहे हैं कि बड़ा स्वागत योग्य कदम है। देखिए, हम लोग क्योंकि विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस इसको लगातार मांग करता रहा है, मैंने बहुत लंबे समय तक उनके साथ काम किया है। हम लोग लगातार ये कहते रहे कि इस देश में एक कानून, एक संविधान होना चाहिए। अगर ये राज्य से भी प्रारंभ होता है तो एक मॉडल सामने आएगा। और जहां तक बात दबाव की है, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से मैं पीयूष जी से इस बात पे सहमत हूं कि मौलाना लगातार दबाव बना लेते हैं। उनकी कम्युनिटी दबाव बनाकर कानूनों को बदलवाने में, कानूनों को निरस्त कराने में कामयाब हो जाती है। हिंदू अगर जागृत होगा तो कानून लागू भी होंगे। और योगी जी के 5 साल के शासन में, मैं उत्तर प्रदेश में जहां मैं रहती हूँ, मैं वहां की बात आपको बता दूं कि सोतीगंज जैसी इलाके को कोई छूने को तैयार नहीं था। आज वहां पर सारा कारोबार अवैध कटान का, गाड़ियां चोरी हो जाती थी और उनको रोक दिया गया है। तो हमें हर चीज को इस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल मसौदा आएगा, उस पर चर्चा होगी, धर्माचार्यों से भी चर्चा होगी। हिंदू धर्माचार्य कहीं भी सोए हुए नहीं है। आज परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। हम लोग लगातार अपने लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, लगातार उनको बता रहे हैं कि भैया कम से कम अपने अधिकारों के लिए लड़ो, कम से कम खड़े हो जाओ। जो कश्मीर में हुआ तुम्हारे साथ, जिस तरीके से कश्मीर एक रात में खाली करा लिया गया तुमसे, वो दोबारा ना हो, उसके लिए तुम्हें हर विषय पर बात करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा कहना मात्र इतना है कि किसी भी चीज को, आज एक बयान सामने आया, अभी सिर्फ एक स्टेटमेंट है, वो किस प्रारूप में हमारे सामने रखा जाता है वो देखने का विषय है। और अगर उसमें हमें कहीं संशय होगा तो निश्चित रूप से हम लोग विरोध करेंगे। ठीक है, यही तो डर है ना मनोज पुरवाल साहब। चेतनानंद सरस्वती और जितने भी हिंदू धर्म गुरु हैं या हिंदू संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं ना, उनके मन में आश्वस्त वो इसी बात को लेकर के है कि योगी मुख्यमंत्री हैं तो एक साइड वो है, और दूसरी तरफ विरोध इसलिए भी हो रहा है कि योगी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए मन में डर है। यही डर है क्या मनोज पुरवाल? देखिए, हम बता दें आपको, जब देश आजाद हुआ था तो अपने पूरे आजादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग शामिल थे। मोहम्मदन भी थे, सिख भी थे, हिंदू भी थे। और तो उस समय ऐसा कुछ नहीं था देश में कि हिंदू मुस्लिम होगा। जब से राजनीतिक में ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है, तब से हिंदू मुस्लिम बहुत किया जा रहा है। मैं आपसे फिर बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में, मनोज जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव तो हो चुके हैं। मनोज जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव हो चुके हैं। यह चुनाव विषय नहीं है, यह कानून विषय है। यहाँ 4 शादियां करके 16 बच्चे आप लोग पैदा करवा रहे हैं और आप समर्थन दे रहे हैं उन लोगों को। क्या ये बंद नहीं होना चाहिए इस देश में? 16 बच्चे कहाँ हो रहे हैं बताइए? ताहिरा जी, आपका सर्वे करवा सकती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। और 4 शादी तो बहुत से लोग कन्वर्ट करके एक्टर हैं जो कन्वर्ट करते हैं, ताहिरा जी, तो 4 शादी तो यही प्रॉब्लम है। ताहिरा जी, पीयूष जी के मन में जो डर है,
ताहिरा जी पीयूष जी के मन में आप जो डर है लोग वो जो यही जवाब है, ना करें, हम जवाब यही दे रहे डर हैं, है। आप जवाब ना करें, हम जवाब दे रहे हैं ना। हमने देखा है द्वापर में, आप ध्यान दो, द्वापर में अर्जुन के जो द्रौपदी थी उनके 5 पति हुआ करते थे, जो अपने मनोज जी त्रेता में सुनिए आप, त्रेता में सर, वर्तमान की बात कीजिए ना। मनोज जी धार्मिक तीन पे रानियां बात थी। कीजिए। हिंदू सिविल कोड, हिंदू लॉ लागू हुआ इस देश में और मैं आपको बताएं, उसको ऐसा है कंडम किया गया। 16 बच्चे मर्यादा 18 पुरुषोत्तम पत्नी वाली राम बात है। एक अगर पत्नी कोई का प्रण लेते हैं, मेरी इसको बात सुनिए आप आप। गलत तरीके से कोड मत कीजिए। हम बता रहे हैं आपको अधिकार नहीं है, आपको अधिकार नहीं है धर्म पर बोलने का, ये मत कीजिए। नहीं, गलत स्टेटमेंट, गलत अच्छा, स्टेटमेंट। मनोज पुरवा साहब, नहीं, ठीक शुभेंदु जी, है, ये स्वीकार एक मिनट, करें। मनोज स्वीकार पुरवा करें। साहब, अगर ये कानून, मुसलमान अगर पैदा कानून कर रहे हैं। आता है जनसंख्या का तो नियंत्रण, क्या आप असल मायने में इसका किया जा साथ रहा है देंगे? आप कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा है, अच्छा है तो साथ दिया जाएगा क्या? एक देश एक कानून होना चाहिए, हाँ। एक देश एक जनसंख्या कानून होना नियंत्रण। चाहिए। हाँ। आप मेरी बात सुनिए पहले, मैडम आप बहन मेरी शांत हो जाओ। हम ये कह रहे हैं कि एक देश का कानून होना चाहिए, लेकिन ये भी सोचो ना, जब कृषि कानून एक देश में एक साथ लागू हो सकता है तो ये कानून क्यों नहीं देश में लागू हो सकता है एक साथ? ठीक है, हम इतने आपका कहने का जवाब मतलब ये है अगर कि स्टेट ये से भी राज्य के नहीं प्रारंभ बल्कि हो रहा है तो केंद्र आपत्ति सरकार के क्या जरिए किया जाना चाहिए। बनाए और ठीक है। केंद्र में अगर इसका जब कृषि कानून लागू हो शुभेंदु सकता जी, है अगर राज्य से भी प्रारंभ हो रहा है, राज्य को अधिकार है कानून बनाने का, तो खुले दिल से ऐसा मनोज क्यों? जी समर्थन हिंदू क्यों नहीं वाले करते? जो हिंदू बाल क्षेत्र उसमें क्यों? क्यों नहीं समर्थन करते? हो जाने नहीं, कह रहे वो मान गए, वो मान गए। मनोज पुरवा साहब कह रहे हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ लेकर के भी आएंगे तो भी स्वीकार है। हाँ, प्रियंक पांडे जी, प्रियंक पांडे जी को जोड़ रहा हूँ, प्रियंक पांडे जी। अब ऐसे में सभी धर्मों के धर्म गुरुओं को साथ बिठा करके रखना, सामंजस्य बना करके एक मसौदा तैयार करना, ये बड़ी चुनौती है क्या? क्योंकि शुरुआत में ही जिस तरीके से विरोध के स्वर उठ रहे हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो सवाल उठा दिए गए हैं, इनकार कर दिया गया, ये असंवैधानिक है, ये ऐसे बयान जब सामने दिए जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि बड़ा चैलेंज है? देखिए शुभेंदु जी, चैलेंज तो 3 तलाक का भी था, लेकिन हम लोगों ने उसको रूल आउट किया है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी चैलेंज हम लोग स्वीकार करते हैं और इसको भी रूल आउट करेंगे। और देखिए, जहां तक देश में बात होती है कि महिला सशक्तिकरण का, महिलाओं को ताकत देने का, महिलाओं को पुरुषों से समान अधिकार देने का, पुरुषों के समान, तो उसके लिए एक देश एक कानून की जरूरत है और वो लागू करने के प्रयास में हम लोग अग्रसर हैं। और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि पूरे संपूर्ण भारत में कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा और इसके लिए सार्थक कदम निरंतर उठाए जा रहे हैं। और हमारी महिलाओं को, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को हम लोगों ने सशक्तिकरण करने के लिए संकल्पित हैं हम लोग। ठीक है, इसमें ताहिरा सिंह जी कुछ कह रही हैं, मैं उसके बाद जल्दी से आता हूं सर, पीयूष जी आता हूं। ताहिरा सिंह। नहीं, बिल्कुल जो आपने कह दिया, मैं यही कहना चाह रही थी कि ट्रिपल तलाक पे बार बार बात हो रही है। पीयूष जी कह रहे हैं बहुत पावरफुल है पर्सनल लॉ बोर्ड। अरे भाई, घुटनों पे आ गया, वहां पर फटकार लगी जब उन्होंने अपनी दलीलें पेश की सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसा नहीं है कि बहुत पावरफुल है, महिलाएं खड़ी हुई, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अब देखने वाली चीज है, सबसे पहले मसौदे का इंतजार है कि पहले ड्राफ्ट तो तैयार हो, सबसे पहले तस्वीर तो साफ हो कि आखिर क्या इसमें, इस कानून के तहत क्या क्या चीजें लेकर के आने जा रही हैं, क्या क्या चीजें इसके क्षेत्र के अंदर आएंगी। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन एक देश एक कानून के ऊपर जब आज से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या सभी तरफ से इस पर सहमति जताई जाएगी? क्या आखिर शुरुआत में ही जब इसको लेकर के सिर्फ चर्चाएं चल रही हैं, उस वक्त में ही आकर के अगर इस पर सवाल उठा दिए जाते हैं, तो सवाल यह बनता है कि आने वाले समय के अंदर कितनी बड़ी चुनौती ये बन सकती है सरकार के सामने। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।